नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतों के उपागम कि किन किन दृष्टिकोणों से हम अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की व्याख्या कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा यथार्थवाद और उसका और विकसित रूप नव यथार्थवाद। अब यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के कुछ अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि लोकतंत्र या शांति के संबंध में यथार्थवादी किस प्रकार व्याख्या करते हैं, परमाणु हथियारों के प्रसार को वो किस प्रकार देखते हैं, और जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनको वे किस प्रकार देखते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन, इन सभी में यथार्थवादियों की व्याख्या। और एक नया दृष्टिकोण जिसे हम नवशास्त्रीय उदारवाद, नवशास्त्रीय यथार्थवाद, न्यू क्लासिकल रियलिज्म भी कहते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है यथार्थवाद के अनुप्रयोग। इसी में हम छोटे छोटे सब टॉपिक्स जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लोकतंत्र और शांति के बारे में यथार्थवादी क्या कहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र एक उदारवादी विचार है, तो क्या यथार्थवादी ये मानते हैं कि लोकतंत्र और शांति के जरिए, शांति के विचार के जरिए विश्व व्यवस्था में शांति स्थापित हो सकती है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है अच्छे से काम कर सकता है? इसी चीज को आज हम देखते हैं। अगर हम 1945 के बाद के विश्व की बात करें, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था की बात करें, तो हम जानते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1945 से लेकर 1991 तक ये जो दौर है विश्व इतिहास का, इसको कहा जाता है शीत युद्ध का दौर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय दो महाशक्तियां, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, यूएसए एंड यूएसएसआर, एक दूसरे के सामने बंदूक ताने खड़े रहते थे। हालांकि कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई। आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई, इसीलिए इस युद्ध को कोल्ड वार या शीत युद्ध कहा जाता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जब ऐसा लगा कि बस अब युद्ध होने ही वाला है। जैसे आप देखें, क्यूबा संकट इस प्रकार का एक उदाहरण है। क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइलें लगा दी थी और जवाब में अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा और युद्ध की स्थिति हालांकि फिर बाद में वार्ता के जरिए टल गई, लेकिन युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। 1991 में क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। यूएसएसआर जो है उसका विघटन हो गया। उसके विघटन के बाद चूंकि पूरा शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध क्या था? मूलतः विचारधारा की लड़ाई था। इसमें दो विरोधी विचारधाराएं, अमेरिका जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था वो विचारधारा थी पूंजीवाद, यूएसएसआर जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था वो थी साम्यवाद या समाजवाद। कि कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ होगा, इन दोनों में इस और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रों को अपने प्रभावों में लेने की ये लोग कोशिश करते थे। यानी एक तरीके से दुनिया दो खेमों में बट गई थी, एक पूंजीवादी खेमा, एक साम्यवादी खेमा। फिर परिस्थितियां ऐसी हुई कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और जिसकी प्रभुसत्ता स्थापित हुई वह था पूंजीवादी खेमा। पूंजीवादी खेमे को मान्यता मिल गई। अब पूंजीवाद मूलतः देखा जाए तो एक उदारवादी विचारधारा ही है। उदारवाद को हम पॉलिटिकल थॉट के अंडर पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन आप यहां ये जान लें कि एक उदारवादी विचारधारा है। इसका जोर होता है लोकतंत्र पर, शांति और सहयोग पर। लोकतंत्र, शांति, सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना, निजीकरण, इस प्रकार के इसके विचार हैं। तो 1991 के बाद के विश्व में
इन सभी चीजों का प्रभाव बढ़ने वाला था। 1991 के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया। फिर जो चीज बढ़ी वो थी LPG। एल से लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी यानी प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। चूंकि समाजवाद में या साम्यवाद में क्या होता था कि राज्य के अधिकांश उद्यमों पर, अधिकांश उद्योगों पर राज्य का ही स्वामित्व होता था और इस स्थिति को साम्यवाद या समाजवाद कहा जाता था। लेकिन पूंजीवाद इस बात पर जोर नहीं देता कि सब कुछ राज्य के अधिकार में ही रहे। पूंजीवाद के अनुसार निजी हाथों में उत्पादन के साधन होने चाहिए और बाजार ही सब कुछ तय करना चाहिए। तो बाजार का महत्व बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन का महत्व बढ़ा। और एक और तीसरी चीज ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब एक अंतरनिर्भर दुनिया, एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो, उस स्थिति को वैश्वीकरण यानी पूरा विश्व एक ही इकाई बन जाए। जैसे चीन भारत पर निर्भर हो कुछ चीजों के लिए, भारत कुछ चीजों के लिए चीन पर निर्भर हो। इसी प्रकार भारत अमेरिका का संबंध, भारत रूस का संबंध। तो ये एलपीजी का दौर शुरू हुआ 1991 के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद। यहां ऐसा लगा कि अब चूंकि साम्यवाद खत्म हो गया है और जिस विचारधारा का प्रभुत्व है दुनिया में वह है लोकतंत्र। और लोकतंत्र चूंकि शांति में विश्वास करने वाली विचारधारा है, इसलिए ऐसा माना गया कि दुनिया में लोकतंत्र का वर्चस्व बढ़ेगा और लोकतांत्रिक देशों के बीच संबंध अच्छे होंगे, युद्ध नहीं होंगे। साथ ही साथ यह भी देखा गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो भी देशों के बीच संबंध बढ़ाने का काम करेंगी। इसके जरिए व्यापारिक अंतरनिर्भरता बढ़ेगी। व्यापारिक अंतरनिर्भरता में वृद्धि होगी, व्यापारिक अंतरनिर्भरता बढ़ेगी, एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर होंगे देश। ऐसा हुआ भी, लोकतंत्र में भी बढ़ोतरी हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी महत्व बढ़ता गया और देश एक दूसरे पर व्यापारिक रूप से ज्यादा निर्भर भी हुए। ये तीनों चीजें सही साबित हुई। लेकिन यहां यथार्थवादी क्या कहते हैं लोकतंत्र और शांति के बारे में? हम यथार्थवादियों के दृष्टिकोण से बात करें, यदि यथार्थवादियों से पूछें कि क्या लोकतंत्र के जरिए ही यह शांति स्थापना हुई है, क्या लोकतांत्रिक देश आपस में लड़ते नहीं हैं, तो यहां उनका जवाब आता है क्या? यथार्थवादियों में कीनेथ वॉल्ट का नाम आप जानते हैं, नव यथार्थवादी या संरचनावादी जिन्हें कहा जाता है। तो कीनेथ वॉल्ट स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि शासन प्रणाली चाहे कुछ भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो राज्यों के बीच संबंध के लिए उनमें कौन सी शासन प्रणाली है। यानी कि राज्यों के बीच के संबंध शासन प्रणाली से निर्धारित नहीं होते हैं, चाहे वह शासन लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो। सभी राज्यों का मकसद क्या होता है? राज्य ये चाहेगा हर हाल में कि उसकी सुरक्षा बढ़े और उसकी शक्ति में भी बढ़ोतरी हो। यानी कि शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था में भी यथार्थवादी इन्हीं दोनों चीजों को, सुरक्षा और शक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं और मूल इकाई विश्व व्यवस्था की मान रहे हैं राज्य को। MNCs के जरिए ये बात की गई कि भाई
व्यापारिक अंतर्निर्भरता बढ़ेगी, इससे देश लड़ेंगे नहीं। लेकिन ये केनेथ वॉल्ट कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि देश लड़ेंगे नहीं, और व्यापारिक अंतर्निर्भरता से शांति स्थापित हो जाएगी। मूल इकाई राज्य ही रहेगी, चाहे भले कैसे ही वैश्विक संगठन बन जाए, और राज्य का मूल उद्देश्य अपनी सुरक्षा ही रहेगा। वो अपनी सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। ठीक है। अब फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि भले ही लोकतांत्रिक राज्य हो, उनके मध्य हमेशा संघर्ष रहेगा, या सुरक्षा और शक्ति को बढ़ाने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो फिर एक उदाहरण यूएस एंड कनाडा का यदि हम देखें तो इसको किस प्रकार से, चूंकि इनकी सीमाएं लगती हैं एक दूसरे से, पड़ोसी राष्ट्र हैं, फिर भी कोई सीमा विवाद नहीं है, यानी दोनों में लोकतंत्र है। उदारवादी ये कहते थे कि इन दोनों में सीमा विवाद या संघर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। इस बात को भी केनेथ वॉल्ट सिरे से नकारते हैं। वो कहते हैं कि यूएस और कनाडा में झगड़ा नहीं होता, इस बात का कारण यह नहीं है कि वे लोकतांत्रिक देश हैं, बल्कि उनका कारण यह है कि दोनों के जो राष्ट्रीय हित हैं, राष्ट्रीय हित आपस में मिलते हैं, यानी उनके राष्ट्रीय हित एक जैसे हैं, और राष्ट्रीय हितों को एक साथ प्राप्त करने के लिए ही वो साथ हैं, ना कि इसलिए साथ हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ठीक है। यानी कि फिर आगे यदि उदाहरण की बात करें तो जैसे हम देख सकते हैं यूएस और सऊदी अरब का, अमेरिका में लोकतंत्र है, सऊदी अरब में लोकतंत्र नहीं है, एक व्यक्ति का शासन है, लेकिन फिर भी दोनों में सहयोग है, दोनों में सहयोग स्थापित है। तो यह सिद्ध होता है कि शासन प्रणाली का सहयोग स्थापना में अधिक योगदान नहीं होता, बल्कि जहां राष्ट्रीय हित, अमेरिका की तेल कंपनियों ने सऊदी अरब में निवेश किया है, अमेरिका का राष्ट्रीय हित सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। कुछ कंपनी, एक कंपनी तो ऐसी है यूएस की, नाम मुझे ध्यान नहीं है, कि जिसकी जो टर्नओवर है वो सऊदी अरब की जीडीपी से ज्यादा है, यानी इतना लाभ उठा रहे हैं यदि आप किसी देश से, तो उसके साथ उसकी भले ही शासन प्रणाली कैसी भी हो, उससे आप झगड़ा क्यों करेंगे। लेकिन सऊदी अरब का झगड़ा है किससे? ईरान से। ईरान से सऊदी अरब का झगड़ा है, इजराइल से उसकी दोस्ती है। तो इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं जब लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों में संघर्ष की बजाय सहयोग देखा जाता है, और दो लोकतांत्रिक देशों के बीच संघर्ष देखा जाता है। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। फिर आगे यथार्थवादी कहते हैं, उदारवादियों ने कहा कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद व्यापार और अर्थव्यवस्था, ये दो बड़े कारण होंगे जिनके जरिए शांति स्थापित होगी और देशों में सहयोग स्थापित हो पाएगा। यथार्थवादी कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी वे अर्थव्यवस्था और व्यापार को कहते हैं कि ये शांति का मूल कारण कभी भी नहीं हो सकते। शांति का मूल कारण नहीं होंगे व्यापार और अर्थव्यवस्था। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब व्यापार होगा तो सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति को लाभ होगा, एक व्यक्ति को व्यापारिक लाभ होगा तो दूसरे को घाटा होगा, और जिस देश को घाटा होगा वो उस देश का लाभ प्राप्त करता देश से संघर्ष होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इस उदाहरण को आप देखें, हाल में जो यूएस और चाइना का
व्यापारिक संघर्ष चल रहा है, उसके मूल में बाकी सब बहाने हैं, मूल में व्यापार का युद्ध ही है। व्यापार चाइना के पक्ष में झुका हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका जो है अपनी शर्तों पर चीन के साथ व्यापार करना चाहता है, चीन उन शर्तों को मान नहीं रहा है, इसलिए दोनों में संघर्ष हो रहा है। ठीक है, इसलिए यथार्थवादी कहते हैं कि भले ही लोकतंत्र आ जाए, शीत युद्ध समाप्त हो जाए, एक विचारधारा का प्रभुत्व हो जाए, लोकतंत्र कभी भी शांति का कारण नहीं बनेगा और जो चीज सबसे ज्यादा प्रमुख होगी वो होगी राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित के लिए किसी भी शासन व्यवस्था के देश हो वो आपस में समीप आएंगे। राष्ट्रीय हित के लिए भले ही लोकतांत्रिक देश हो वो आपस में लड़ेंगे यदि उनके राष्ट्रीय हित टकरा रहे हैं। तो यदि उनके राष्ट्रीय हित साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों में सहयोग स्थापित होगा। ठीक, ये थे लोकतंत्र के बारे में यथार्थवादियों के विचार। अब हथियारों के प्रसार को, खास करके परमाणु हथियारों के प्रसार को यथार्थवादी किस प्रकार देखते हैं उस चीज को हम जानते हैं। परमाणु हथियार प्रसार की यदि बात करें तो यहां कीनथ वोल्ट क्या कहते हैं? कीनथ वोल्ट कह रहे हैं कि हथियार रखना प्रत्येक देश की मजबूरी है। यानी एक राज्य जब एक स्टेट हथियार रख रहा है और दूसरा राज्य नहीं रख रहा तो एक राज्य के हथियार रखने के कारण दूसरे राज्य पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि वह भी हथियार रखे। इस बात को इस तरीके से समझें जैसे कि चीन के पास S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है जो उसने रसिया से खरीदा है। अब इधर भारत है, भारत भी चाहता है कि उसे भी, अब चूंकि चीन से भारत को खतरा है, भारत चाहता है कि उसे भी S-400 मिले, मिसाइलों से सुरक्षा हो भारत की भी, इसलिए वो भी रसिया से S-400 खरीद रहा है। यानी भारत पर यह मनोवैज्ञानिक खतरा है कि चाइना के पास जो हथियार हैं उनका मुकाबला करने के लिए, उनको रोकने के लिए, या पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं उन पर बढ़त बनाने के लिए किस प्रकार से हम आगे जाएं। यानी एक राज्य द्वारा अर्जित हथियार दूसरे राज्य पर एक मनोवैज्ञानिक खतरा पैदा करते हैं। साइकोलॉजिकल डेंजर उसको महसूस होता है एक देश को कि भाई उसके पास ये हथियार है, मेरे पास नहीं है, तो वह भी ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदना चाहता है। इस स्थिति को कीनथ वोल्ट संज्ञा देते हैं सुरक्षा असमंजस की। इसको वो कहते हैं सुरक्षा असमंजस। इसके और नाम सिक्योरिटी डिलेमा, सुरक्षा उभयपास, सुरक्षा द्वंद्व, इस प्रकार कई नाम हैं। अब सुरक्षा असमंजस की धारणा में कीनथ वोल्ट क्या कहते हैं? यहां कीनथ वोल्ट कह रहे हैं कि राज्य हथियारों के साथ भी असुरक्षित है। यदि राज्य के पास हथियार हैं तो भी वह असुरक्षित है, इनसिक्योर है। और यदि उसके पास हथियार नहीं है तो भी वह असुरक्षित है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में राज्य की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। इसका कारण बताते हुए यथार्थवादी कहते हैं
कि यदि किसी राज्य के पास हथियार हैं तो उसको खतरा क्या है कि पड़ोसी उससे बड़ा हथियार खरीद लेगा। यदि उसके पास नहीं है हथियार तो उसे खतरा क्या है कि पड़ोसी के पास हथियार है, वह कभी भी आक्रमण कर सकता है। सरल उदाहरण से समझें, यदि आपके पड़ोसी के पास देसी कट्टा है और आपके पास नहीं है तो आपके ऊपर खतरा रहेगा कि पता नहीं कब वो चला दे। इसलिए आप भी चाहेंगे कि एक कट्टा आप भी खरीद लें, एक कट्टा आप भी खरीद लें। अब पड़ोसी को पता लग गया कि भाई इसने कट्टा ले लिया तो वो और ज्यादा बड़ी रिवॉल्वर लेके आएगा। आपको फिर पता लगा कि अच्छा इसने रिवॉल्वर ले ली तो मैं भी रिवॉल्वर लूंगा। फिर पड़ोसी दो लेगा, पड़ोसी दो लेगा तो आप AK-47 लेंगे। यानी ये क्रम चलता रहेगा। इसको देशों के मध्य अगर विभाजित करके देखें तो एक देश दूसरे के खिलाफ हमेशा आधुनिक हथियार खरीदता रहता है, अत्याधुनिक हथियारों की होड़ चलती रहती है। और इसका मूल कारण क्या बतलाते हैं कीनेथ वोल्ट? कीनेथ वोल्ट कह रहे हैं कि दुनिया अराजकतापूर्ण है। यहां वही, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो वही कंसेप्ट एप्लीकेशन के रूप में रिवाइज हो रहे हैं। दुनिया अराजकतापूर्ण है और इस अराजकतापूर्ण दुनिया में हर राज्य का ये दायित्व है कि वो अपनी सुरक्षा खुद करे, दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, किसी दूसरे संगठन पर निर्भर नहीं रह सकते। आपकी सुरक्षा आपका दायित्व है। अब सुरक्षा आपका खुद का दायित्व है तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने हथियारों को अपग्रेड करते रहें समय के साथ। यानी जो पुराने हथियार पड़ चुके हैं उनकी जगह नए हथियार लें और ये सिलसिला फिर चलता रहता है। एक देश दूसरे से बेहतर, दूसरा पहले से बेहतर, इस प्रकार हथियारों की होड़ चलती रहती है और हथियारों का प्रसार होता रहता है। यही स्थिति को सुरक्षा असमंजस की स्थिति कहा है यथार्थवादियों ने, और यथार्थवादी कहते हैं कि यह स्थिति जारी रहेगी। यह स्थिति खत्म होने वाली नहीं है, यह स्थिति हमेशा जारी रहेगी। जब तक राष्ट्र है, जब तक राज्य नाम की संस्था है या जब तक दुनिया है, तब तक यह हथियारों की होड़ रुकने वाली नहीं है। हथियारों का स्वरूप बदलता जाएगा। तलवारों से बंदूकें आई, बंदूकों से बम आए, बम से परमाणु बम आए, लेकिन हथियार हमेशा प्रासंगिक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं कि वैश्विक संस्थाओं के बारे में यथार्थवादियों के क्या विचार हैं। और वैश्विक संस्था में सबसे पहला नाम आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में यथार्थवादी क्या कहते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ हमें अलग से भी पढ़ना है, ये सारे टॉपिक अलग से भी पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ हम यथार्थवादी एप्लीकेशन देख रहे हैं, रियलिस्ट अप्रोच देख रहे हैं इन संस्थाओं के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानते हैं कि क्या अप्रोच है यथार्थवादियों की। यथार्थवादी मानते हैं कि दुनिया जो है राज्य केंद्रित है, राज्य ही सर्वे सर्वा है, कोई वैश्विक नियंत्रणकारी शक्ति नहीं है, राज्य ही सर्वे सर्वा है। और राज्यों में भी सर्वे सर्वा कौन है? जिसके पास ज्यादा शक्ति है। यानी राज्य केंद्रित दुनिया में ये गैर राष्ट्रीयकर्ता का मतलब वे इकाइयां जिनका राज्य व्यवस्था से लेना देना नहीं होता। जैसे आप MNC मान सकते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ मान सकते हैं या कोई और संगठन मान सकते हैं। गैर राष्ट्रीयकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। गैर राष्ट्रीयकर्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस राज्य केंद्रित दुनिया में प्रासंगिक नहीं है, ऐसा कीनेथ वोल्ट का यथार्थवादियों का मानना है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या गैर राष्ट्रीयकर्ता हो,
ये तभी तक अस्तित्व में है जब तक इनसे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी तभी बनाए जाते हैं जब इनसे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो, यानी कि ये भी राष्ट्रीय हित पूर्ति का ही साधन है और उनसे अलग नहीं है। साथ ही ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में देशों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। क्षमताएं हर देश की अलग अलग हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए ये दावा किया जाता है कि ये एक विश्व लोकतंत्र है, यहाँ हर देश को बराबर का हिस्सा है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो कब्जा है वहां भी शक्तिशाली देशों का ही कब्जा है, यानी शक्ति यहां भी प्रासंगिक है। शक्ति प्रासंगिक है और राष्ट्रीय हित। अब चूंकि शक्तिशाली देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ पर कब्जा है या संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका ज्यादा प्रभाव है, तो वो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार काम करवाने में सफल होते हैं। आप देख सकते हैं कि P5 अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 महाशक्तियां। भारत भी ये मांग करता रहता है कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए, उसे भी स्थायी सदस्य बनाया जाए सुरक्षा परिषद का। लेकिन मुख्य प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्हीं 5 महाशक्तियों का है। अगर सदस्य संख्या देखें तो 190 से ऊपर है, 193 के लगभग है, लेकिन वहां कोई भी भूटान की आवाज नहीं सुनता, कोई भी बुरुंडी की आवाज नहीं सुनता, कोई भी हेती की आवाज नहीं सुनता। आवाजें सिर्फ सुनी जाती हैं अमेरिका की, रसिया की, चाइना की, फ्रांस की, कुछ हद तक इंडिया, भारत जैसे देश भी चूंकि बड़े राष्ट्र हैं, इनकी बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन छोटे राष्ट्रों को तो कोई पूछता ही नहीं है। इसलिए यह कहना कि ये इनके हित में संयुक्त राष्ट्र संघ इन राज्यों के हितों में काम करेगा, ये पूर्णतया गलत है, सरासर गलत है। यानी यथार्थवादी ये कह रहे हैं कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाए, सबसे जो प्रमुख चीज रहेगी वो राष्ट्रीय हित ही रहेगा। सबसे जो प्रमुख चीज रहेगी वो शक्ति ही रहेगी। शक्ति की प्रधानता होगी और शक्ति के जरिए राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश की जाएगी। यही सत्य है दुनिया का, ऐसा यथार्थवादी मानते हैं। आगे चलते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण धारणा राष्ट्रीय हित के बारे में यथार्थवादी क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय हित क्या है और उसे कैसे बढ़ाया जाए। आपने मोर्गनथाउ को पढ़ा। मोर्गनथाउ ने क्या कहा था, यदि आपको याद हो, अपनी 6 मान्यताओं में मोर्गनथाउ ने कहा था कि राष्ट्रीय हित जो है वो शक्ति का पर्याय होते हैं। यानी राष्ट्रीय हित मूलतः शक्ति ही है। शक्ति का वर्धन बराबर राष्ट्रीय हित का वर्धन। राष्ट्रीय हित में बढ़ोतरी यानी शक्ति में बढ़ोतरी, दोनों एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं। और इसलिए राष्ट्रीय हित कब बढ़ेगा, जब शक्ति बढ़ेगी। यानी राष्ट्रीय हित बढ़ाने के लिए शक्ति में बढ़ोतरी आवश्यक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यथार्थवादी मानते हैं कि राज्य की जो भौगोलिक एकता है, ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी है, वह बनी रहनी चाहिए। इसको भी ये राष्ट्रीय हित का हिस्सा मानते हैं। और यह कैसे बनी रहेगी, भौगोलिक एकता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि राज्य अपनी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी करता रहे। ठीक, यानी राष्ट्रीय हित का एक पर्याय शक्ति में बढ़ोतरी, दूसरा पर्याय भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा। भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा के लिए भी शक्ति या सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन साथ साथ मोर्गनथाउ ये भी मानते हैं
कि राज्य जब अपने हित देखता है तो अपने हितों की पूर्ति करते समय उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे राज्यों के हित भी बुरे तौर पर प्रभावित ना हो। राष्ट्रीय हित दूसरे राज्य के प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी दूसरे राज्यों के हितों की भी परवाह करनी चाहिए। भारत यदि भूटान के साथ संबंध बना रहा है तो भारत को यह परवाह करनी चाहिए कि क्या इन संबंधों में भूटान का राष्ट्रीय हित भी संवर्धित हो रहा है। यदि एक तरफा बात होती है तो वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पारस्परिक लेन देन से हित ज्यादा समय तक हित पूर्ति हो सकती है। ऐसी बात मॉर्गनथाउ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करते समय हमें अन्य राज्यों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक। चौथी बात, मॉर्गनथाउ मानते हैं कि राष्ट्रीय हित में वृद्धि सिर्फ उसी स्तर तक की जानी चाहिए। वैसे ये सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं, फिर भी स्पेशली राष्ट्रीय हित की परिभाषा देते समय यथार्थवादी किस प्रकार इसके बारे में कहते हैं वो बात हम कर रहे हैं। यानी यथार्थवादी या मॉर्गनथाउ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हित में वृद्धि करते समय हमें जिस चीज का ध्यान रखना चाहिए वह क्षमता, यानी अपने बूते अनुसार ही काम करना चाहिए, बूते से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक। आगे राष्ट्रीय हित बढ़ाने के कुछ तरीके स्वीकार करते हैं यथार्थवादी, और वो कौन कौन से तरीके हैं। उनमें सबसे पहला तरीका है प्रोपेगेंडा द्वारा। प्रोपेगेंडा यानी प्रचार अभियान। प्रोपेगेंडा के जरिए संबंध बनाते समय दूसरे राष्ट्र को ये दिखाया जाए कि इन संबंधों में आपका हित छुपा हुआ है। यानी यदि भारत मालदीव के साथ संबंध विकसित करता है तो मालदीव को यह दिखलाना चाहिए कि आपके हमारे साथ संबंध बढ़ाने में आपका फायदा है, आपके यहां हम निवेश करेंगे। भारत को यह नहीं जतलाना चाहिए कि हम चीन को काउंटर करने के लिए आपके पास आए। यानी दूसरे को उसका हित बतलाते हुए सामने वाले को ऐसा लगे कि संबंध सिर्फ हमारे हित के लिए ही बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार की भावना यानी परोपकार का दिखावा करते हुए संबंध बनाने चाहिए। ये एक जरिया है राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का। दूसरा जरिया है सैन्य संगठनों का निर्माण। यानी किसी सामूहिक खतरे को देखते हुए यदि सैन्य संगठनों का निर्माण किया जाए, जैसे कि नाटो या वारसा पैक्ट भी आप इसमें ले सकते हैं, ये सभी सैन्य संगठनों के उदाहरण हैं जिसमें विभिन्न राष्ट्र एक साथ आए हैं ताकि किसी साझे सुरक्षा खतरे से एक साथ निपटा जा सके, या किसी इनमें सदस्य देशों के यदि किसी एक पर भी आपत्ति आती है तो हम लोग सब साथ मिल करके जो है मुकाबला करें। तो ये भी एक राष्ट्रीय हित पूर्ति का साधन है। तीसरा तरीका शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन पर हम अभी चर्चा करेंगे 5 मिनट बाद में। पहले चौथा और अंतिम तरीका देख लेते हैं कि राष्ट्रीय हित किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। तो चौथा तरीका है कूटनीति। कूटनीति किसको कहते हैं? कूटनीति राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए जो भी साधन हो, जो भी तरीका हो, उसको अपनाना, यही कूटनीति है। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी हो सकती है, क्रिकेट
कूटनीति हो सकती है, क्रिकेट डिप्लोमेसी हो सकती है, यानी डिप्लोमेसी किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। यानी ये 4 तरीके हैं, प्रोपेगेंडा से, सैन्य संगठन से, शक्ति संतुलन के जरिए। शक्ति संतुलन मूलतः शक्ति में वर्धन ही होता है, अपनी शक्ति को बढ़ाते जाना, अत्याधुनिक हथियारों का सृजन करते जाना या उनको खरीदते जाना, और एक चौथा कूटनीति के जरिए। ये हैं राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के तरीके यथार्थवादियों के हिसाब से। अब हम शक्ति संतुलन को थोड़ा और डिटेल से जानते हैं कि शक्ति संतुलन यथार्थवादियों के हिसाब से क्या चीज है, क्योंकि एक थोड़ी विस्तृत धारणा है, विस्तृत विचार है। शक्ति संतुलन अपने आप में इस शब्द का अर्थ जो है वह स्पष्ट नहीं है, कई अर्थ होते हैं। यहाँ यदि हम किसी स्कॉलर के पर्सपेक्टिव से लें तो एक स्कॉलर हुए हैं मार्टिन व्हाइट। मार्टिन व्हाइट साफ साफ कहते हैं कि ये जो शब्द है शक्ति संतुलन, ये अनेकार्थी है, और खुद मार्टिन व्हाइट इसके 8-9 अर्थ बतलाते हैं। उसमें से यथार्थवादी विचारधारा के अनुकूल जो 3 अर्थ हैं उनकी बात हम करते हैं। मार्टिन व्हाइट क्या कहते हैं? मार्टिन व्हाइट सबसे पहले बात करते हैं कि शक्ति संतुलन क्या है, तो ये राज्यों के बीच शक्ति का समान वितरण है। यानी इसे यूं समझिए, आप एक पार्क में झूल रहे हैं और झूला इस प्रकार का है कि एक तरफ आप बैठे, एक तरफ आपका दोस्त बैठा। यदि दोनों का वेट बराबर है तो आपका बैलेंस बन जाएगा, संतुलन बन जाएगा। और यदि आप भारी भरकम है, आपका दोस्त हल्का है, तो इम्बैलेंस हो जाएगा मामला, और एक जो है, जो हल्का है वो नीचे गिर जाएगा, सॉरी जो भारी है वह नीचे गिर जाएगा, हल्का वाला ऊपर आसमान में चला जाएगा। तो ये असंतुलन की स्थिति है। यहां मार्टिन व्हाइट कह रहे हैं कि राज्यों के बीच यदि शक्ति का समान वितरण होता है तो वह स्थिति संतुलन है। एक अर्थ, खुद अनेक अर्थ बतला रहे हैं। दूसरा अर्थ ये क्या बतलाते हैं? दूसरा अर्थ ये कहते हैं कि एक राज्य की शक्ति की अधिकता, यानी कि यदि मैं आपसे पूछूं क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है, संतुलन यानी कि बैलेंस, क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है, तो आप क्या कहेंगे? जब 0 होगा तब बैलेंस कहेंगे या पॉजिटिव होगा यानी अधिकता होगी तब कहेंगे कि हाँ बैलेंस है? वैसे ही बात ये कर रहे हैं कि एक राज्य के पास यदि शक्ति की अधिकता हो वह भी शक्ति संतुलन है। कैसे? जैसे पूरी दुनिया में, या गांव का उदाहरण ही ले, गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी बात सभी मानते हैं। दूसरे यदि अन्य लोगों के बीच झगड़ा भी हो जाए तो वो सबको समझा बुझा देगा, सबको संतुलित करके रखेगा, यानी व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक, इसका उदाहरण जो है हम अमेरिका के जरिए समझ सकते हैं 2010 तक की स्थिति को, कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति था उस समय तक। अब चूंकि चीन का भी उभार हो रहा है तो संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, और अमेरिका अपने हिसाब से जो है राष्ट्रों का संचालन करवाता था या अपनी नीतियां, अपनी बातें मनवाता था। तो उसको भी अमेरिका द्वारा स्थापित
वैश्विक व्यवस्था या अमेरिका द्वारा स्थापित शक्ति संतुलन कहा गया। और यदि शीत युद्ध की बात करें 1991 से पहले की, तो उस समय विश्व में दो महाशक्तियां थी, दो खेमे थे, दोनों परस्पर संतुलित हो रहे थे। तो उसको हम पहले अर्थ में ले सकते हैं जब राज्यों के बीच शक्ति का समान वितरण होता है, और अमेरिका के वर्चस्व को हम ले सकते हैं एक राज्य की शक्ति की अधिकता। अब यहां ये थोड़ा सा विवाद का विषय है कि एक राज्य के पास यदि शक्ति है तो ये वास्तव में संतुलन है या असंतुलन है, इस पर वाद विवाद होते रहते हैं। कोई कहता है कि ये शक्ति संतुलन है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति सारी व्यवस्था बना के रखता है। कोई कहता है कि नहीं, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये शक्ति संतुलन नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति अपनी मनमानी करवा सकता है, दूसरे को दबा सकता है, जैसा अमेरिका ने इराक में किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया। तो ये शक्ति संतुलन नहीं है, ये विवाद का विषय है। लेकिन मार्टिन व्हाइट ने ये अर्थ बतलाया शक्ति संतुलन का। तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात और सबसे ज्यादा व्यापक बात जो है, मार्टिन व्हाइट कहते हैं कि शक्ति का किसी भी प्रकार का वितरण हो, वो सभी शक्ति संतुलन है। शक्ति के किसी भी प्रकार का वितरण शक्ति संतुलन है। शक्ति संतुलन कैसे है? क्योंकि हर राज्य ये कोशिश करेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा शक्ति मिल जाए, एक दूसरे में होड़ मची रहेगी, ठीक, और इससे भी शक्ति संतुलन स्थापित होगा, ठीक। यानी ये मोटे मोटे तीन मतलब बतलाते हैं मार्टिन व्हाइट शक्ति संतुलन के। पहला, शक्ति का समान वितरण, दूसरा, एक राज्य की शक्ति की अधिकता, और तीसरा, शक्ति का किसी भी प्रकार का वितरण, ठीक। ये था मार्टिन व्हाइट के द्वारा शक्ति संतुलन। अब यहां कीनेथ वॉल्ट क्या कहते हैं? कीनेथ वॉल्ट कहते हैं कि जो शीत युद्ध की अवस्था थी वह शक्ति संतुलन की अवस्था थी। क्यों थी? क्योंकि इसमें दुनिया जो थी दो ध्रुवों में बटी हुई थी, यानी कि द्विध्रुवीय व्यवस्था थी। दुनिया के दो खेमे थे, एक पूंजीवादी खेमा, दूसरा समाजवादी या साम्यवादी खेमा, और दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे थे। किसी प्रकार की दोनों के मध्य लड़ाई भी हमें देखने को नहीं मिली। तो वास्तव में यह शक्ति संतुलन था, ऐसा कीनेथ वॉल्ट मानते हैं, ठीक। अब यहां एक और व्यू आता है जिसे हम एक छोटे कंसेप्ट, यानी जो हमने यथार्थवाद में पहले आपको नहीं बताया था, आक्रामक यथार्थवाद, शक्ति संतुलन के अंतर्गत ही है ये, और इसके प्रतिपादक हैं मर्साइमर। मर्साइमर आक्रामक यथार्थवाद या ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं। इनकी पुस्तक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। पुस्तक का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ये इनकी पुस्तक है, 2001 में लिखी थी। इसमें ये आक्रामक यथार्थवाद का विचार देते हैं और ये कहते हैं कि शक्ति संतुलन किस प्रकार बनाया जाएगा। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि शक्तिशाली राज्य, जो राज्य ये दावा करता है वो शक्तिशाली है, वह पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करे, पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करे, वह शक्ति संतुलन होगा।
मर्साइमर दुनिया को दो भागों में बांटते हैं, दुनिया के राज्यों के दो प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार वो बताते हैं स्टेटस को स्टेट, यानी यथास्थितिवादी राज्य। दूसरा प्रकार ये बतलाते हैं रिविजनिस्ट स्टेट, यानी कि परिवर्तनवादी राज्य जो यथास्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं। स्टेटस को स्टेट्स में ये शामिल करते हैं पश्चिमी यूरोप के शांति प्रिय देश, जैसे नॉर्वे हुआ, जैसे मान सकते हैं कि फिनलैंड हुआ। इनका शक्ति अर्जन से कोई मतलब नहीं, लोकतांत्रिक देश हैं, शांति से रहते हैं, कामना करते हैं कि पूरी दुनिया इनकी तरह शांति से रहे। लेकिन दूसरा पक्ष भी है रिविजनिस्ट स्टेट, इसमें आप रख सकते हैं अमेरिका को, चीन को। चीन चाहता है कि दुनिया में परिवर्तन हो जाए, दुनिया का जो व्यवस्था है वह बदल जाए। जो आज प्रभुत्व है अमेरिका का, उसकी जगह मैं ले लूं। 9 डैश लाइन का कंसेप्ट देता है वो। वियतनाम को डराता है, कभी जापान को कहता है कि शिनकाकू द्वीप मेरा है, भारत को कहता है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख मेरा है, भूटान के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है, यहां तक कि रशिया के साथ भी, हालांकि अभी वो कुछ ठंडा है, सीमा विवाद है चाइना का। कोई ऐसा देश नहीं होगा चीन के पड़ोस में जिसके साथ उसका सीमा विवाद नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ करके। तो चीन दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, यानी कि वो परिवर्तनवादी राज्य है, दुनिया की व्यवस्था, विश्व व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है। तो इसको मर्साइमर कहते हैं कि शक्तिशाली राज्य की ये विशेषता होती है कि वह दुनिया की व्यवस्था में, विश्व व्यवस्था में परिवर्तन का आकांक्षी हो और परिवर्तन लाने में सक्षम हो। चीन काफी हद तक अमेरिका को, प्रभुत्व को चुनौती पेश कर रहा है और इसी का परिणाम हम देख सकते हैं। आज जो संघर्ष अमेरिका और चीन में हो रहा है, भले ही वह व्यापार युद्ध हो या प्रशांत महासागर में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देना हो, हिंद महासागर में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देना हो, हर जगह अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है जहां जहां चीन जा रहा है। इसी प्रकार अमेरिका को भी हम देख सकते हैं, अमेरिका भी चाहता है कि इसके हिसाब से दुनिया चले। जो व्यक्ति इसकी बात नहीं मानेगा उसे जाना पड़ेगा। उदाहरण देख सकते हैं, सद्दाम हुसैन जाना पड़ा, लादेन जाना पड़ा, अफगानिस्तान की सरकार जाना पड़ा, सीरिया में संघर्ष, हालांकि बशर अल असद अभी भी बने हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर जगह अमेरिका की भी यही कोशिश रहती है कि वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाए, चीन को आगे ना आने दे, बाकी किसी शक्ति को पनपने न दे, एकमात्र महाशक्ति बना रहे। तो ये रिविजनिस्ट स्टेट, परिवर्तनवादी राज्य की विशेषता होती है। और मर्साइमर कहते हैं कि शक्तिशाली राज्य वही है जो पूरी दुनिया में प्रभुत्व जमाएगा, और इस पूरी दुनिया में प्रभुत्व जमाने से ही शक्ति संतुलन की स्थापना होगी। इसी विचार को कहा जाता है आक्रामक यथार्थवाद। आक्रामक यथार्थवाद। आक्रामक यथार्थवाद के अनुसार, अब चूंकि हमने देखा था कीनथ वोल्ट के नव यथार्थवाद में, कीनथ वोल्ट को कहा जाता है रक्षात्मक यथार्थवाद, यानी कीनथ वोल्ट सुरक्षा पर अधिक जोर देते हैं, और मर्साइमर कहते हैं कि सुरक्षा से बढ़कर के आप शक्ति संग्रह कीजिए, आप आक्रामक रहिए,
दूसरा सोचे उससे पहले आप वो कर दीजिए, दूसरे को मौका ही मत दीजिए। यानी ऑफेंसिव रियलिज्म की बात कर रहे हैं मर्साइमर, आक्रामक यथार्थवाद के जरिए शक्ति संतुलन को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। मर्साइमर मानते हैं कि चीन का जो शक्तिशाली उभार हुआ है, चीन जो दावा कर रहा है शांतिपूर्ण उभार की, वास्तव में वह शक्तिशाली उभार है और वास्तव में वह एशिया में चीन अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। पूरी दुनिया में, न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में वो अमेरिका को आज तो चुनौती दे रहा है। क्योंकि जब मर्साइमर लिख रहे थे उस समय उन्होंने एशिया के पर्सपेक्टिव में बात की और वहां जो है चुनौती पेश कर रहा था चीन। आज पूरी दुनिया में विश्व व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो इसको मर्साइमर जो है कहते हैं कि शक्ति संतुलन की संज्ञा देते हैं चीन के उभार को। लेकिन फिर यहाँ कीनेथ वॉल्ट आ जाते हैं, और कीनेथ वॉल्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और यदि चीन पूरी दुनिया पर प्रभुत्व जमाना चाहेगा, दुनिया पर यदि कोई भी एक देश प्रभुत्व जमाना चाहेगा, वह चाहे वह चीन हो या कोई और, तो उसके खिलाफ दुनिया के देश गठबंधन कर लेंगे और वह अकेला बाकी देशों से पार नहीं पा सकता। इसको उदाहरण में देखें तो चीन के विरुद्ध क्वाड में कौन कौन है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। इनका गठबंधन चीन को रोकने के लिए, ये चीन के आधिपत्य की आकांक्षा के कारण महाशक्तियों का जो गठबंधन है वो क्वाड है। तो यहां कीनेथ वॉल्ट की बात भी सच हो रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही देश जो है प्रभुत्व जमा लेगा पूरी दुनिया के ऊपर, ऐसा नहीं हो पाएगा और गठबंधन बना लेंगी बाकी जो महाशक्तियां हैं वो उसको ऐसा नहीं करने देंगी। ये था मर्साइमर का आक्रामक यथार्थवाद का विचार। मर्साइमर की जो पुस्तक है उसका नाम आप ध्यान में रखें, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब चूंकि हमने यहां शक्ति संतुलन का मतलब देखा मर्साइमर के अर्थ में या फिर मार्टिन व्हाइट के अर्थ में, कीनेथ वॉल्ट के अर्थ में, एक और सिद्धांत यहां आता है शक्ति संतुलन के संबंध में, और थोड़ा सा आगे की बात वो करते हैं। वो इस शक्ति संतुलन को शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर ना बोल करके आतंक का संतुलन कहते हैं। आतंक का संतुलन, बैलेंस ऑफ टेरर। और ये बात जो विचारक कर रहे हैं उनका नाम है पामर परकिंस। पामर परकिंस। पामर परकिंस क्या कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, शक्ति संतुलन की बजाय, शक्ति संतुलन पहले होता था, अब जो है आतंक का संतुलन है। अभी जो स्थिति है वह बैलेंस ऑफ टेरर है। इसी बैलेंस ऑफ टेरर को और भी नाम दिया गया, इसी को नाम दिया गया डिटरेंस का। डिटरेंस यानी कि प्रतिरोध। इसी को एक और नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी सामूहिक विनाश। आतंक के संतुलन में पामर परकिंस क्या कहते हैं, क्योंकि यह भी आतंक का संतुलन एक यथार्थवादी विचार है और यथार्थवादियों की तरह ही राष्ट्रीय हित शक्ति राजनीति की बात करता है। पामर परकिंस कहते हैं कि राज्यों ने एक दूसरे के खिलाफ सैन्य क्षमता बढ़ाते हैं
ठीक है, लेकिन हर राज्य की जो सैनिक क्षमता है, एक राज्य की सैनिक क्षमता दूसरे राज्य पर प्रतिबंध लगाती है कि वह उससे कोई युद्ध ना करे, वरना सामूहिक विनाश होगा। यानी दोनों देश एक दूसरे से आतंकित हैं, दोनों देश एक दूसरे से डरे हुए हैं। ठीक, और इसी चीज को और ज्यादा विस्तारित करें तो एक परमाणु छतरी का विचार भी आता है, यानी विस्तारित प्रतिरोध। यह डेटरेंस है। डेटरेंस का मतलब एक राज्य दूसरे राज्य पर उसकी सैन्य क्षमता के कारण युद्ध नहीं करता है। एक राज्य की सैन्य क्षमता दूसरे राज्य पर प्रतिबंध लगाती है, आतंक के कारण युद्ध नहीं होता है, एक दूसरे के डर के कारण। और इसी को अगर विस्तारित प्रतिरोध कहें, विस्तारित प्रतिरोध का मतलब है कि एक देश अन्य देशों को भी यह सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जैसे कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है, परमाणु सुरक्षा प्रदान करता है। इस विचार को कहा जाता है परमाणु छतरी का विचार। इस बात को हम और सरलता से समझते हैं। जैसे कि अमेरिका के पास परमाणु बम है, शीत युद्ध के काल की बात करते हैं, यूएसएसआर के पास परमाणु बम था। अब युद्ध होगा तो दोनों देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका को लगता है कि रूस या सोवियत संघ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो उसका विनाश होगा। यूएसएसआर को भी ये लगता था कि अमेरिका परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो उसका विनाश होगा। दोनों एक दूसरे के आतंक से आतंकित थे और यह स्थिति आतंक का संतुलन थी। हमने देखा यह स्थिति क्यूबा संकट में, जब यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइलें लगा दी थी, युद्ध की स्थिति हो गई, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से आतंकित थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जापान और साउथ कोरिया की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अमेरिका ने ली है, और ये देश अपनी सुरक्षा के बदले अमेरिका को पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं। अमेरिका द्वारा इन देशों को सुरक्षा प्रदान की जाती है कि यदि इन देशों पर कोई भी परमाणु हमला होगा तो अमेरिका इनकी रक्षा करेगा। और इसको कहा गया विस्तारित प्रतिरोध या परमाणु छतरी का विचार, न्यूक्लियर अम्ब्रेला का विचार। तो ये भी वास्तव में आतंक के संतुलन का विस्तार ही है। यानी कोई देश यदि जापान पर हमला करेगा तो वो ये सोचेगा कि उसे अमेरिका के हथियारों से निपटना पड़ेगा। कोई देश यदि साउथ कोरिया पर हमला करेगा तो उसे सोचना पड़ेगा कि उसे अमेरिका की मिसाइलों से निपटना पड़ेगा। इसलिए इस दायरे में ये देश शामिल हैं। ठीक, अब यहां इसी बैलेंस ऑफ टेरर में, इस बैलेंस ऑफ टेरर की बात, यानी पामर परकिंस कह रहे हैं कि आतंक के संतुलन की वजह से युद्ध नहीं हो रहा है, आतंक के संतुलन की वजह से भी शांति स्थापित होती है। और यही कारण है कि ईरान जो है, क्योंकि ईरान पर भी आसपास शत्रु राष्ट्र हैं, सऊदी अरब है, इजराइल है, इनका खतरा उस पर मंडराता रहता है। इसलिए ईरान को लगता है कि उसे भी परमाणु हथियार बना लेना चाहिए। और यदि ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वह भी इजराइल के बराबर हो जाएगा, यानी वहां भी प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ईरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने का प्रयास इसी बैलेंस ऑफ टेरर को बनाने की कोशिश है।
इसी डेटरेंस को या इसी प्रतिरोध को बनाने की कोशिश है। ठीक, आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ टेरर के बारे में एक और विचारक आते हैं पामर परकिंस के अलावा, जॉन मूलर। जॉन मूलर क्या कहते हैं? जॉन मूलर कहते हैं कि शीत युद्ध के दौर में, बातें वही हैं जो हमने कह दी, लेकिन स्कॉलर का नाम लेना जरूरी है। जॉन मूलर कह रहे हैं कि शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थे, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बैलेंस ऑफ टेरर। इसका कारण क्या था? यही प्रतिरोध की या डेटरेंस की वजह से, बैलेंस ऑफ टेरर की वजह से। एक ही चीज के नाम है, डेटरेंस भी, बैलेंस ऑफ टेरर भी, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन भी, यानी आतंक का संतुलन, प्रतिरोध और सामूहिक विनाश एक ही शब्द हैं, एक ही अर्थ है इनका। और जॉन मूलर कह रहे हैं कि शीत युद्ध के काल में इन्हीं की वजह से युद्ध नहीं हुआ और दुनिया विनाश से बच गई। ठीक, यानी जॉन मूलर और पामर परकिंस आतंक के संतुलन के शेष विश्व व्यवस्था में शांति की बात कर रहे हैं। अब यहां इसके विरोधी विचार भी आते हैं। विरोधी विचार कहां आते हैं? दो मायनों में आते हैं। पहला है भारत और पाकिस्तान। दोनों के पास परमाणु हथियार है, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन इसके बावजूद भी 1999 में हमने करगिल की लड़ाई देखी। कारगिल का युद्ध दोनों देशों ने लड़ा, तो यहां फिर ये डेटरेंस का विचार, आतंक के संतुलन का विचार गलत साबित होता है। यानी कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे, उसके बावजूद दोनों एक दूसरे से आतंकित नहीं हुए और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध किया। अब यहां डेटरेंस के विरोधी ये कहते हैं कि नहीं, युद्ध हुआ और डेटरेंस का विचार जो है गलत साबित हुआ। डेटरेंस के विचार के समर्थक ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध था, ये फुल फ्लेज वार नहीं था, एक सीमित युद्ध था, और इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि आतंक के संतुलन का विचार गलत साबित हुआ, बल्कि ये सिर्फ सीमित युद्ध था और आतंक के संतुलन के विचार की परीक्षा यहां नहीं होती है। दूसरी बात जहां ये गलत साबित होती है वो है निरोधात्मक युद्ध। निरोधात्मक युद्ध या फिर प्रिमिटिव वार। सबसे पहले तो प्रिमिटिव वार का मतलब जान लेते हैं। प्रिमिटिव एक्शन या प्रिमिटिव वार का मतलब कि कोई देश कुछ काम करे, कोई व्यक्ति कोई काम करे गलत, उसका पहले पता लग जाए तो उसको पहले ही रोक देना। यानी आप किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, पुलिस को पता लग गया तो आपको उठा के ले गए, प्रिमिटिव एक्शन है। किसी देश को पता लग गया कि ये देश मेरे खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाला है, उससे पहले ही उसने उस पर हमला कर दिया, परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया, प्रिमिटिव वार। यही प्रिमिटिव वार कब देखने को मिला हमें? सितंबर 2001 अमेरिका पर हमला हुआ। अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद, अपने काम को उसने पूरी दुनिया के लिए नारा बदल दिया कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है और पूरी दुनिया को जरूरत है कि वो आतंक के विरुद्ध युद्ध करें। इसे नाम दिया उसने वार ऑफ टेरर का। अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। दूसरी बात, दूसरा हमें कहां देखना, यानी यहां अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे और वह यहां डिटरेंस की बात गलत साबित हुई। एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र ने अपने हथियारों का गलत इस्तेमाल किया। ठीक, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया
ये बतलाते हुए कि वो हमें लगता है कि इराक के पास परमाणु हथियार है। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर दिया, फांसी दे दी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि परमाणु हथियार है, हालांकि वहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी आत्मरक्षा के नाम पर अमेरिका ने ये दोनों काम किए। तो आत्मरक्षा के नाम पर महाशक्तियां यदि दूसरे देशों पर हमला करने लग जाएं, तो ये बात भी ठीक नहीं है। निवारक युद्ध के नाम पर छोटे राज्यों पर हमला करने लग जाएं, तो यह बात सिद्ध करती है कि संतुलन जैसी कोई चीज नहीं है और शक्ति ही सर्वोच्च है। हर राज्य शक्ति के लिए प्रयास करेगा, अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये सभी घटनाएं, सितंबर 2001 की घटना, इराक पर हमले की घटना, फिर अमेरिका द्वारा सीरिया में हस्तक्षेप, इन सभी बातों से यथार्थवाद की प्रासंगिकता सिद्ध होती है। ऐसा महसूस होता है कि आज के दौर में भी भले ही वैश्वीकरण का दौर कहा जा रहा हो, WTO का दौर कहा जा रहा हो, जहां आर्थिक अंतर्निर्भरता की बात की जा रही है, यथार्थवाद प्रासंगिक है। राष्ट्रीय हित ही सबसे ऊपर है, राज्यों के द्वारा शक्ति अर्जन ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, ये था यथार्थवाद का विचार। यथार्थवाद में अब उससे आगे भी एक धारा आती है, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसे कहा जाता है नवशास्त्रीय उदारवाद, नवशास्त्रीय यथार्थवाद। जो शास्त्रीय यथार्थवादी थे, मॉर्गनथाउ जिनमें बड़ा नाम आता है, वो उनकी स्टडी को साइंटिफिक स्टडी नहीं माना गया, मूल्यों से प्रेरित माना गया। उसके विरोध में कीनथ वाल्ट ने नव यथार्थवाद का विचार दिया, और उसी नव यथार्थवाद में ही जो है मर्साइमर का विचार भी आता है, जिन्होंने दावा किया कि उनका अध्ययन जो है वैज्ञानिक अध्ययन है। और उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप, यानी नव यथार्थवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप नवशास्त्रीय यथार्थवाद का जन्म हुआ। नवशास्त्रीय यथार्थवाद में शास्त्रीय नाम का मतलब है, चूंकि शास्त्रीय यथार्थवाद में मूल्यों का महत्व था, यहां भी मूल्यों का, वैल्यूज का महत्व है। ठीक, और चूंकि कुछ नए विचार भी हैं, नवशास्त्रीय यथार्थवाद है। नवशास्त्रीय यथार्थवाद के जो मुख्य सिद्धांतकार हैं, उनमें दो नाम बड़े आते हैं। एक आता है स्वेलर का, और एक आता है फरीद जकारिया का। स्वेलर और फरीद जकारिया, ये दोनों क्या कहते हैं कि यथार्थवाद देखा, नव यथार्थवाद देखा, लेकिन इन सभी बातों में जो चीज छूट जाती है, देशों के आपसी प्रतिक्रियाएं, आपसी क्रिया प्रतिक्रियाएं, उनके जो भी आपस में संपर्क होते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ एक्शन होता है, सहयोग के काम होते हैं, वो सब शामिल होते हैं। लेकिन एक चीज और होती है, वो घरेलू राजनीति नाम की, या घरेलू कारक जो होते हैं, उनको हम पीछे छोड़ देते हैं, घरेलू तत्व पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि यथार्थवाद का अध्ययन करते समय, विश्व व्यवस्था का अध्ययन करते समय, घरेलू कारकों को भी संज्ञान में लिया जाए। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ तथ्य ही सब कुछ नहीं होते, आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते, यहां मूल्यों का भी महत्व है। मूल्य कौन से? कि राज्य का नेतृत्व कैसा है, हमारे मोदी जी कैसे हैं, शी जिनपिंग कैसे हैं चीन में, राज्य का और समाज का, आपसी संबंध कैसा है, मोदी जी कितनी बार मन की बात करते हैं, वो भी महत्व रखता है। और राज्यों की प्रेरणा क्या है, किस बात से प्रेरित होते हैं राज्य, उनकी अभिप्रेरणा की शक्ति क्या है।
ये सभी बातें भी प्रभावित करती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, और यही नव यथार्थवाद है। यानी कि शक्ति का वितरण ठीक है राज्यों के बीच, लेकिन इसके बावजूद घरेलू कारक भी महत्वपूर्ण है और राज्यों का व्यवहार है वह भी महत्वपूर्ण है, और घरेलू तत्वों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही नवशास्त्रीय यथार्थवाद है। प्रतिपादक हैं स्वेलर और फरीद जकारिया। ये था यथार्थवाद, पूर्ण हुआ। यदि हम सार रूप में, निष्कर्ष के रूप में कहें तो क्या 21वीं शताब्दी में यथार्थवाद प्रासंगिक है? यदि कोई आपसे पूछे तो हम कहेंगे कि हाँ है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं यथार्थवाद प्रासंगिक होने का मतलब क्या हुआ कि क्या राष्ट्रीय हित की बात होती है वैश्वीकरण की दुनिया में, क्या शक्ति संवर्धन की बात होती है वैश्वीकरण की दुनिया में, क्या संघर्ष की बात होती है वैश्वीकरण की दुनिया में? तो हाँ, ये बातें होती हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो पिछले साल मोदी जी ने घोषणा की RCEP से बाहर आ जाएंगे हम, यानी कि आसियान देशों का 6 देशों के साथ एक समझौता होना था जिसे नाम दिया गया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, और उसमें एक मुक्त व्यापार, 16 देशों के बीच मुक्त व्यापार का समझौता होना था। डर हमें यह था कि चीन के साथ, चीन भी चूंकि इसमें शामिल था, चीन के साथ यदि मुक्त व्यापार का समझौता हो जाएगा तो चीनी सस्ते उत्पादों से हम आज परेशान हैं, मुक्त व्यापार होने के बाद और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और जो घरेलू उद्यमी हैं, भारत की खुद की जो कंपनियां हैं, वो लाभ कम कमाएंगी, भारत के लोग लाभ कम कमाएंगे, घाटा ज्यादा उठाएंगे। यानी इसमें ज्वाइन करने से हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे थे, और मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि हम RCEP में शामिल नहीं होंगे। फिर बात आती है, एक है यूरोपियन यूनियन। ब्रिटेन बाहर निकल गया इससे। क्यों निकल गया? क्योंकि ब्रिटेन को लगता था कि उसको इससे फायदा नहीं हो रहा है, यानी कि यह ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। ठीक बात। अमेरिका चीन में व्यापार युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों को लगता है, या अमेरिका को लगता है कि व्यापार चीन के पक्ष में झुका हुआ है। अब चूंकि व्यापार चीन के पक्ष में झुका हुआ है तो अमेरिका के राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे हैं। यहां राष्ट्रीय हित, यहां राष्ट्रीय हित, यहां राष्ट्रीय हित, तो प्रासंगिक हुआ कि नहीं? यानी यथार्थवाद, हम ये नहीं कहेंगे सबसे सटीक व्याख्या है, दुनिया में और भी संगठन हैं, उनका भी महत्व है। यथार्थवादियों का पूरे तरीके से राज्य केंद्रित व्यवस्था, राज्य केंद्रित विश्व व्यवस्था कहना और बाकी कारकों को सिरे से नकार देना भी गलत है, लेकिन फिर भी यथार्थवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो आज की व्यवस्था की व्याख्या सबसे सटीकता के साथ करती है। तो ये था यथार्थवाद। यथार्थवाद की आलोचना करने वाली सभी धाराएं आएंगी, उसमें उदारवाद आएगा, मार्क्सवाद आएगा, नारीवाद आएगा। ये सभी सिद्धांत हम आगे धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।